हेलो एवरीवन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रक्षा कूटनीति एक नया यहां पर विदेश नीति का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के द्वारा अपनी विदेश नीति में रक्षा कूटनीति को लगातार यहां पर बढ़ावा देने के मामले सामने आए हैं। हाल फिलहाल के समय में देखा जाए तो भारत के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की यहां पर पहली खेप सौंपी गई है और एक ऐसे क्षेत्र में ब्रह्मोस यहां पर आपको ऐसे देश को यहां पर सौंपी गई है जिस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर एक विवाद का बड़ा हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीन का जो विवाद है वियतनाम फिलीपींस जैसे देशों के साथ है, साथ ही दक्षिण चीन सागर जो है व्यापारिक एक मार्ग है जहां से भारत का भी यहां पे व्यापारिक और रक्षा संबंधी यहां पर चीजें आपको जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को यहां पर अलग अलग तरीकों से देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहले यहां पे देखिए ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा कूटनीति के आयामों को समझना और दक्षिण चीन सागर की स्थिति में यहां पर भारत, चीन और फिलीपींस जैसे क्षेत्रों के एक सामुदायिक क्या कह सकते हैं क्षेत्रीय यहां पे कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय यहां पर मुद्दों को भी समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी मुद्दे को यहां पे समझने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर हम भारत सरकार के द्वारा ये खेप यहाँ पे जरूर सौंपी गई है, लेकिन हम इस मुद्दे को थोड़ा सा इसके भौगोलिक आकलन इसका करते हैं और उसके समझने का एक प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो संबंध बन रहे हैं, ये जो आपको भारत सरकार के द्वारा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर आपको सौंपी गई है फिलीपींस को, जिस क्षेत्र में यहाँ पर ये लगेगी वो कैसा आपको दिखता है, यहाँ पर इसके संबंध इस क्षेत्र में आपको कैसे बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पे। दक्षिण चीन सागर में अगर हम देखें तो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, एक भू राजनीतिक क्षेत्र आपको दिखाई देता है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरा दक्षिण चीन सागर है। इसकी जो सीमाएं हैं पर देखें तो एक तरफ यहां पे चाइना है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है। ठीक है, अब यहां पर इन क्षेत्रों के साथ इस पर जो है कब्जा जमाने की बात करता है चाइना। चाइना कहता है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका एक आधिपत्य है और आधिपत्य जताने के लिए अगर हम देखें तो चाइना के द्वारा कुछ यहां पर द्वीपों का निर्माण किया गया है और उन पर लगातार उसके द्वारा दावे भी किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर एक दो एरिया जो है, ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको बताया जाता है, यहां पर आपको उसने अपना एक द्वीप यहां पे बना रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये कृत्रिम द्वीप है जिसको स्प्रैटली आइलैंड कहा जाता है। इस पर चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के द्वारा इस पर दावे किए जाते हैं और उसका एक अपना एक समुद्री क्षेत्र से बताया जाता है, जिसके कारण इन दोनों ही देशों के मध्य या कह सकते हैं कि चीन का इन सभी देशों के साथ एक दक्षिण चीन सागर को लेकर एक विवाद लगातार बना हुआ है। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो चाइना के कुछ कह सकते हैं कि जलपोतों के द्वारा फिलीपींस के यहाँ पर पोतों को, जहाज़ों को यहाँ पे पलटा भी दिया गया था। एक तरीके से लगातार इस तरह उकसावे की घटनाएं जो हैं चीन के द्वारा इस क्षेत्र में देखी जाती हैं। भारत सरकार के लिए या भारत की विदेश नीति में दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है और फिलीपींस और वियतनाम के साथ वो अपने संबंधों को लगातार मजबूत क्यों कर रहा है और रक्षा कूटनीति का किस तरीके से वहां पर वो फायदा उठा रहा है उसको भी समझिएगा। देखिए दक्षिण चीन सागर की जो स्थिति है, भारत का जो व्यापार है टोटल देखिए जो 95% जो व्यापार है वो समुद्र से होता है। इस 95% व्यापार में से करीब 55% जो व्यापार होता है वो साउथ चाइना सी से होता है। यहां से आप समझिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर भारत, चाइना है, जापान है, कोरिया है, वियतनाम, दक्षिण चीन सागर, रशिया हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, आपको आसियान देश हो गए, इनके साथ जो व्यापार होता है वो इसी रास्ते के माध्यम से होता है। यहां पर अगर हम देखें तो चीन, जापान, साउथ कोरिया, आसियान देश के साथ व्यापार का एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। किस तरीके के व्यापार हम देखते हैं, भारत ज्यादातर जो चीजें आयात करता है इस मार्ग में, इसमें देखें तो जूट है, चाय, स्टील, लोहा, कॉपर, लेदर सहित कई यहां पे आइटम आपको एक्सपोर्ट भारत इस मार्ग से करता है। और कौन कौन से बंदरगाह, तो देखिए कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई के जो पोत हैं वो व्यापारिक जो पोत हैं वहां पर दक्षिण सागर के से व्यापार जो होता है इन भारत के बंदरगाहों के माध्यम से यहां पर होता है। जो वस्तु स्थिति है, जो भौगोलिक एक स्थिति है, देखिए वो कुछ ऐसी आपको दिखाई देती है और इसीलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में रक्षा कूटनीति को एक प्रमुख कह सकते हैं कि हिस्से के रूप में शामिल कर लिया है और इसी के तहत उसने फिलीपींस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से रक्षा कूटनीति का सहारा लिया है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे ब्रह्मोस और उससे संबंधित कुछ मुद्दों को। देखिए भारत ने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर आपको सौंपी है और उससे संबंधित जो मुद्दा है उसको भी समझते हैं। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की स्थिति जो है, भारत और फिलीपींस ने 2022 में एक समझौता इसके लिए किया था, जिसके माध्यम से 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक हस्ताक्षर जो है फिलीपींस ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ अपनी रक्षा कूटनीति के आयामों को अगर हम देखें तो गुयाना के साथ 2 डोर्नियर 228 विमान यहां पे सौंपे और कैरेबियाई देशों के साथ भारत किस तरीके से रक्षा निर्यात के यहां पर क्षेत्र खुल गया है, यानी कि कैरेबियाई देश भी भारत के रक्षा
निर्यातक यहाँ पर आपको गंतव्यों के तौर पे यहाँ पे हो जाते हैं। और दोनों घटनाएं भारत के रक्षा निर्यात को आप देखें तो भारत ना सिर्फ यहाँ पे एशियाई देशों के साथ बल्कि यहाँ पे कैरेबियाई और ऐसे ही अलग अलग देशों के साथ वो अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। रक्षा निर्यात को इस तरीके से वो बढ़ावा देने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत जो है वर्तमान समय में अगर हम देखें तो करीब 1-2 नहीं बल्कि करीब 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर यहाँ पर निर्यात करता है। रक्षा निर्यात में अगर हम देखें तो मिसाइलें, तोपें, रॉकेट और बख्तरबंद वाहन जो है भारत के प्रमुख निर्यात में यहाँ पर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में देखें तो 21,083 करोड़ रुपए के निर्यात यहाँ पर भारत के रक्षा क्षेत्र में यहाँ पर किया गया है, जो अब तक का सर्वोच्च स्थिति है। अब यहाँ पे रक्षा निर्यात के फायदे क्या हैं? देखिए, रक्षा निर्यात के माध्यम से भारत जो है एक तो द्विपक्षीय संबंध मजबूत करता है, एक आय की प्राप्ति यहाँ पर होती है, जिसके कारण वो नए अपनी रक्षा कह सकते हैं जरूरतों को पूरी कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर वैश्विक स्तर पर यहाँ पर अपनी एक मजबूत स्थिति भी बना सकता है। तो एक रणनीतिक लाभ यहां पर मिलता है, रक्षा उपकरण खरीदने वाले देशों के साथ संबंध मजबूत करना और साथ ही अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी होती हैं। जब इस तरह के क्षेत्र आपको बनते हैं तो यहाँ पर कई सारे आपके कंपटीशन भी होता है और कई सारे विवाद की स्थिति भी आपको बनती है, जैसे कि रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी मिलने में देरी होना। वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय रक्षा उत्पाद जो होते हैं कम प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं और भारत के रक्षा उत्पादों की जो गुणवत्ता को लेकर भी एक गलत धारणाएं अभी भी बनी हुई हैं, जिसे तोड़ा जाना उसके बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ पे प्रयोग नहीं होंगे तो वहाँ पर आपको उसके संबंधित यहाँ पे जो मुद्दे हैं उसे हम हटाया नहीं सकते और भारत के आत्मनिर्भरता के साथ उसके भरोसेमंद जो है उत्पादों को यहां पर हम सभी तक पहुंचा भी नहीं सकते। चलिए बात करते हैं भारत सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को लेकर किस तरीके की पहल की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति मसौदा तैयार किया गया। इसके माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए यानी करीब $25 बिलियन का यहां पे कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना, इंडिया डिफेंस मार्ट नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करना और इसके माध्यम से जो कंपनियां हैं रक्षा निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं और आवेदनों की मंजूरी को यहां पे लगातार इसके माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। इसके साथ साथ रक्षा निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना प्रारंभ की गई है और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 भी यहां पर आपको जारी की गई है। तो किस तरीके से भारत अपनी रक्षा निर्यात को और रक्षा स्थिति को मजबूत कर रहा है, निर्माण क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, वो भी हमने देखा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं जिस मिसाइल को यहाँ पर भारत निर्यात कर रहा है या अलग अलग देशों को देने की बात कर रहा है, फिलीपींस को यहाँ पर सौंप रहा है, वो किस तरीके की बनी है, उसकी यहाँ पर विशेषता क्या है। तो देखिए, ब्रह्मोस जो मिसाइल है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे भारत और रूस के द्वारा मिलकर के इसे बनाया गया था। 1998 में देखें ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पे भारत और रूस के मध्य एक कह सकते हैं कि करार हुआ था, समझौता हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त हुई थी। फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3,000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के यहाँ पे एक ऑर्डर दिया और मार्च 2013 तक इंडियन नेवी एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए के यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए। ब्रह्मोस 2 का विकास भी जारी है, जो 1500 किलोमीटर तक की रेंज को यहाँ पर हासिल कर सकता है और इस तरीके से अपनी रक्षा उन्नति कह सकते हैं उपकरणों को उन्नत भी बनाने का, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को उन्नत बनाने का भी काम चल रहा है। वही बात करें कि ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है वो किस पर पड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 2 नदियों के नाम पर, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है मोस्कवा, जो कि मोस्कवा रशिया की नदी है, ब्रह्मपुत्र भारत की है। ये 2 चरणों वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति जो हो सकती है 2 से 3 मैक की यहाँ पर इसकी गति हो सकती है और इसमें देखा जाए तो जेट इंजन से ही आपको जो क्रूज मिसाइल है वो संचालित होती है। साथ ही यहाँ पर देखा है इस मिसाइल की विशेषता क्या है, तो ये दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि आप अपना एक टारगेट को सेट करिए और सेट करने के बाद उसे आप छोड़ दीजिए तो वहां पर उस निशाने को चूकती नहीं है, उसे हिट करके ही आती है। साथ ही अलग अलग प्रकार की फ्लाइट ट्रैजेक्टरी के साथ लंबी फ्लाइट रेंज करीब 290 किलोमीटर तक जा सकती है। भारत इसकी रेंज को 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर निर्णय ले चुका है और साथ ही रडार की पहुंच में भी बहुत कम ही आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, दक्षिण चीन सागर, भारत, फिलीपींस और उससे संबंधित यहाँ पे मुद्दों का अवलोकन किया है। जब भी किसी मुद्दे को पढ़ें तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें और उसके विभिन्न मुद्दों को यहाँ पर विश्लेषण करना ना भूलें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही मुद्दों को जो परीक्षा उपयोगी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जानकारी के लिहाज से आपको जानने भी जरूरी है। आज के स्टूडेंट में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।